नमस्कार साथियों। सबों का बहुत बहुत आभार आज के इस महत्वपूर्ण वेबिनार में शामिल होने के लिए। साथियों, देखा जाए तो प्रकृति में निरंतर घटनाएं घट रही हैं और घटते रहती हैं। अभी हाल में ही हमारा छत्तीसगढ़ में हिडमा, जिसपे कि सरकार ने कई करोड़ का इनाम रखा था, उसको बताने पर उसको और उसकी पत्नी को सुरक्षा बलों द्वारा घेर कर मार दिया गया। तो और फिर बिहार चुनाव में किस तरीके से एनडीए की अप्रत्याशित जीत हुई। तो ये सब में निम्न मध्यम बुर्जुआ बुद्धिजीवी वर्ग जो है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। तो साथियों, आज का हमारा वेबिनार मुख्य रूप से यही है कि इन परिस्थिति में क्या किया जाए। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले सुरेश सर से पहला सवाल मैं स्वयं रखना चाहूंगा। सुरेश सर, हमारा सवाल एक ये था कि ये मार्क्सवाद को जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं सर, उनका कहना है कि मार्क्स ने कहा था कि पूंजीवाद के समय में जो कामगार हैं उनका हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। इस वजह से क्या है कि पूंजीवाद के दौरान एक लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन सर, अगर हम लोग पिछले 200-300 साल में देखते हैं तो कामगारों की स्थिति में तो सर सुधार हुआ है। उनके पास आज बिजली है, मोबाइल फोन है, इंटरनेट का एक्सेस है और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो ये सब तो सर पूंजीवाद की वजह से ही मिला है। तो इसमें क्यों नहीं हम लोग कंक्लूड करें कि मार्क्सवाद फेल हुआ है और अंततः पूंजीवाद ही जीत रहा है और पूंजीवाद ही जीतेगा। सबसे पहली गलत बात तो यह है कि मार्क्स ने यह कभी नहीं कहा था कि पूंजीवाद की वजह से लोगों के जीवन स्तर में ह्रास होगा। पू- पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो उत्पादन व्यवस्था है। उत्पादक शक्तियों का विकास निरंतर होगा। सामंतवाद से बुर्जुआ उत्पादन व्यवस्था होते हुए पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था जो समाजवाद से होते हुए साम्यवाद की ओर जाएगी। ये प्रकृति का नियम है, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन का स्तर सुधारता चलता है, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से। ये मार्क्सवाद का मूल एसेंस है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि पूंजीवाद जो है वो प्रतिगामी व्यवस्था है। सामंतवाद से पूंजीवाद आना अवश्यंभावी है, और उसके बिना आप समाजवाद की ओर नहीं जा सकते हैं। जहां तक जीवन स्तर का सवाल है, तो जीवन स्तर तुलनात्मक है। सामंतवादी व्यवस्था में जो जीवन स्तर था वो उस समय की उत्पादक शक्तियों के हिसाब से था। जैसे जैसे उत्पादक शक्तियों का विकास होता है, विज्ञान का विकास होता है, जीवन स्तर तो सभी का उन्नत होता चला जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जितनी तेजी से उत्पादक शक्तियों का विकास हुआ है, क्या उनका फायदा मजदूर और श्रमिक वर्ग को और किसान वर्ग को बराबर से मिला है, या एक तबका जो संपन्न तबका है वो उसका ज्यादा फायदा ले गया है और विपन्न तबके को उसका फायदा उसके अनुपात में नहीं मिला है? ये यथार्थ है मार्क्सवाद का, और यही मार्क्स का कहना था। तो अगर चीजों में, उत्पादक शक्तियों में और साइंस टेक्नोलॉजी में विकास हुआ है, मोबाइल फोन, इंटरनेट, कंप्यूटर, हाई स्पीड ट्रेन्स, मोटरसाइकिल्स, ये सारा कुछ अगर आ रही है सड़क पे, तो उसमें से बहुत कुछ तो निम्न स्तर के जो विपन्न तबका है उसके पास भी जाएंगे, उसको आप रोक नहीं सकते। तो अगर उसका जीवन स्तर उसके पिछले 50 साल के जीवन स्तर के हिसाब से देखें, तो उसमें बहुत कुछ विकास हुआ है। लेकिन उस समय का जो संपन्न वर्ग था उसका जो विकास जीवन स्तर था, उसके मुकाबले अगर संपन्न वर्ग का जीवन स्तर 1000 गुना बढ़ा है, तो विपन्न वर्ग का स्तर 10 गुना बढ़ा है। ये यथार्थ है, और इसमें न कहीं मार्क्सवाद के खिलाफ कुछ है और न मार्क्सवाद इसके खिलाफ कुछ बात करता है। ये सच्चाई है। ये सच्चाई हर मार्क्सवादी पहचानता है। हाँ। तो सर, जो इसमें आप ये कह रहे हैं कि संशोधनवादी पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली की सामूहिक श्रम शक्ति को व्यक्तिगत श्रम शक्ति से गुणात्मक रूप से भिन्न नहीं मानता है, और मानता है कि पूंजी और श्रम के औजारों पर नियंत्रण करके बुर्जुआ सरकार के समर्थन से पूंजीपति उसको कम मूल्य देके शोषण करता है। हम आएंगे स्टेट में इंटरफेयर करके उसको उसका मूल्य दिला देंगे, और उससे शोषण की मुक्ति का यही रास्ता है। ये रिविजनिज्म का डिफरेंस समझना कि सर ये क्या है एग्जैक्टली, कि देखिए, कैसे रिविजनिज्म मजदूरों में निजी संपत्ति का
उसके यदि उस सोच को और मजबूत करता है, मतलब रिविजनिज्म और मार्क्सिज्म का डिफरेंस। देखिए, जो सामूहिक उत्पादन हो रहा है उसका व्यक्तिगत हस्तांतरण, वो मजदूर को और जो पूंजी का मालिक है या जो संसाधनों का मालिक है उनके बीच में जो बंटवारा हो रहा है, वो बंटवारा एक बात है। उसमें पूंजीपति जो हिस्सा ले जा रहा है या बुर्जुआ वर्ग जो हिस्सा ले जा रहा है, उस हिस्से में से कुछ हिस्सा छीनने के लिए अगर मजदूर वर्ग की लड़ाई होती है तो वो अपने आप में जायज है, जिसको कि हम कहते हैं कि अगर वेजेस को बढ़ाने की लड़ाई होती है तो वो एक सकारात्मक कदम है। यहां रिविजनिज्म का और मार्क्सिज्म का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि ये मूलभूत प्रश्न है दोनों के बीच की लड़ाई व्यक्तिगत बंटवारे के ऊपर। लेकिन जब आप सैद्धांतिक उसमें आते हैं तो चूंकि सामूहिक शक्ति, सामूहिक उत्पादन व्यवस्था जो है, सामूहिक शक्ति व्यक्तिगत शक्तियों के साधारण योग से कहीं गुणात्मक रूप से उन्नत होती है, तो उसको जो सामूहिक शक्ति के साथ जो उत्पादन हो रहा है और जो अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है उसको आपकी पहचान सामूहिक रूप में ही करनी होगी। आप उसको अगर व्यक्तिगत रूप में बंटवारे के लिए कर कोशिश करते हैं तो फिर जो मानसिकता विकसित होती वो तो कर्म कामगार की भी मानसिकता और पूंजीपति या बुर्जुआ वर्ग की मानसिकता में कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि दोनों सामूहिक में से अपना व्यक्तिगत हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सामूहिक है उसमें सामूहिक विकास, उसमें आगे आने वाली जनरेशन भी शामिल होंगी उसमें। तो जो सामूहिक श्रम के द्वारा उत्पादन हो रहा है उसका व्यक्तिगत बंटवारा करने की जो पैरवी जो वकालत करते हैं वो संशोधनवाद है। मार्क्सवाद उसको पूरी तरह अलग मानता है और उसको सामाजिक संपत्ति मानता है। उसको समाज के मिले जुले हितों के लिए, जिसमें कि हर वर्ग शामिल होगा, सिर्फ मजदूर वर्ग ही नहीं, जो श्रम नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे हैं, जो आगे आने वाली जनरेशन, उन सभी का मिला जुला हक है। उसमें उसको व्यक्तिगत बंटवारे की जब आप वकालत करते हैं वो संशोधनवाद है। इस रूप में सामूहिक श्रम और व्यक्तिगत श्रम का अंतर समझना होगा। जो सामूहिक श्रम को न मान करके व्यक्तिगत श्रम को मानते हैं उससे वही मानसिकता उपजती है कि समाज व्यक्तियों से बना हुआ है, लेकिन व्यक्तियों से गुणात्मक रूप से भिन्न नहीं है। जबकि मार्क्सवाद मानता है कि समाज अपने आप में एक जैविक संरचना है, वो सिंपल जोड़ नहीं है व्यक्तिगत। जब आप उसको सिंपल जोड़ व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं तो वो संशोधनवाद है। सर म्यूटेड है ये। सर इसके रिगार्डिंग जो आप बोल रहा था वेजेस के लिए जो बढ़ावा का जो डिमांड है, वो हाँ, एक तरीके से संशोधनवाद है, या वो नहीं, वो संशोधनवाद नहीं है इस रूप में कि जब आप वेज बढ़ाने की बात करते हैं तो जो मुनाफा, व्यक्तिगत मुनाफा व्यक्तिगत हाथों में जा रहा है उसमें से आप कटौती कर रहे होते हैं। तो ये दोनों की लड़ाई है, वेजेस की और प्रॉफिट की। सर एक प्रैक्टिकल रेफरेंस में बताइए, हिपोथेटिकली हम मानते हैं, मान लेते हैं कि अभी भारत में एक मार्क्सिस्टों की सरकार आ जाती है हाँ, और एक तरफ बुर्जुआ वर्ग की सरकार भी रही है, उसका रेफरेंस ले लेते हैं, और रिविजनिस्ट की। तो ये जो सरप्लस प्रोड्यूस हो रहा है उसको वो कैसे अलग अलग तरीके से डील करते हैं। वेलफेयर स्टेट तो बेसिकली बुर्जुआ भी वही कह रहा है और कहीं ना कहीं रिविजनिस्ट भी वही कह रहे हैं, वहां तक तो कॉमनैलिटी दिख रही है, और मार्क्सिस्ट भी कह रहे हैं, मान रहे हैं। तो देखिए, गुणात्मक अंतर स्पष्ट कैसे हाँ, हो रहा है? गुणात्मक अंतर इस रूप में होगा कि जो सरकार का हिस्सा है, हिस्सेदारी सबकी है और हिस्सेदारी सबकी रहेगी। पूंजीवादी व्यवस्था से जब आप समाजवाद में जा रहे हैं तब भी हिस्सेदारी रहेगी। मजदूर वर्ग की हिस्सेदारी वेजेस के रूप में होगी, पूंजी लगाने वालों की ब्याज के रूप में होगी, या सामंतों की रेंट के रूप में होगी, और सरकार की हिस्सेदारी होगी टैक्स के रूप में।
और पूंजीपति की हिस्सेदारी होगी मुनाफे के रूप में। तो इसको आपको दो रूप में देखना है। जो सरकार की हिस्सेदारी हो गई, वो परिस्थितियों को देखते हुए सरकार की हिस्सेदारी तय करनी होगी हर राष्ट्र में, क्योंकि सारे राष्ट्र पूरी दुनिया का एक हिस्सा है। तो दुनिया के हिस्से से अलग होकर के आप अपनी अर्थव्यवस्था नहीं चला सकते। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नॉर्म्स हैं, उन्हीं के हिसाब से आपको रेट ऑफ रिटर्न पूंजी के ऊपर, कैपिटल के ऊपर, वेजेस में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब मार्केट इकोनॉमी तय करेगी। उसको तय होने के बाद जो सरकार का हिस्सा आता है, उस सरकार के हिस्से का इस्तेमाल सरकार कैसे करती है, वो व्यक्तिगत लोगों के लिए करती है या सामूहिक, यही यहाँ के गुणात्मक परिवर्तन होगा मार्क्सवादी सरकार या समाजवाद साम्यवादी सरकार में। जो बुर्जुआ सरकार होगी, वो इस सरकारी हिस्से को विभिन्न तरीकों से वापस पूंजीपति संपन्न वर्ग के हाथ में या बुर्जुआ वर्ग के हाथ में सौंपने की तैयारी करती है। डिफरेंट काइंड सब्सिडीज, मजदूरों को भी सब्सिडी की बात करेगी, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी सब्सिडी उन लोगों को दे दी जाती है जो संपन्न है। जब आप बड़े बड़े मॉल्स बनाते हैं, बड़ी कॉलोनियस बनाते हैं, बड़ी बड़ी रोड्स बनाते हैं, वो बनाते हैं आप जनता के नाम से, लेकिन गांव में नहीं बनती है, वो बनती है शहरों में। जो पैसा शहरों के ऊपर खर्च किया जाता है, उसका बहुत कम हिस्सा गांव की तरफ खर्च किया जाता है। तो ये व्यक्तिगत रूप से संपन्न वर्ग को न देकर के सामूहिक रूप से संपन्न वर्ग के हिस्से में बांटने की तैयारी होती है सरकार की। ये सरकारी नीतियां इसी हिसाब से होती हैं कि जो सरकार ने टैक्स के जरिए कमाया है, उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा कैसे संपन्न वर्ग के पास में पहुंचे। तो अडानी अंबानी की जैसे क्रिटिसाइज करते हैं कि 200%, 300%, 500% मुनाफा बढ़ रहा है, ये मुनाफा बाजार व्यवस्था के हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, ये सरकारी टैक्स का साइफन ऑफ करके बढ़ रहा होता है। और निम्न वर्ग के अगर वेजेस में बढ़ोतरी होती है 5% या 10%, वो वो उनका हक इसलिए नहीं है कि अगर रेट ऑफ रिटर्न, अगर मुनाफे की दर 30% है, तो आपने अगर वर्कर्स की वेजेस 10% भी बढ़ा दिए, तब भी उनको घाटा है। तो अगर आप सापेक्ष रूप में देखेंगे पूरी व्यवस्था को, तो बुर्जुआ सरकार जो है, बुर्जुआ डेमोक्रेसी में सरकार का उद्देश्य होता है कि टैक्स के रूप में जो पैसा कमाया, उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा संपन्न वर्ग को पहुंचाया जाए। और जो मार्क्सवादी या समाजवादी सरकार होगी, उसका होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादक शक्तियों के विकास में और लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में लगे। आज चीन में जो कुछ हो रहा है, चीन जो सरप्लस प्रोड्यूस कर रहा है और टैक्स के रूप में जो वसूल कर रहा है, उसका फायदा न केवल चीन के निम्न वर्ग को और गरीब तबके को, विपन्न तबके को दिया जा रहा है, बल्कि वो दुनिया के हर हिस्से में बांटने की कोशिश कर रहा है। हर जगह वो उत्पादक शक्तियों के विकास में लगा रहे हैं उस पैसे को, ओबीओआर के जरिए या और अच्छे तरीकों के जरिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए। तो ये जो संतुलित खर्चा है सरकार का, ये लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में, वो चाहे उसी देश के हों, उसी राष्ट्र के हों, या पूरी दुनिया भर के कामगार हों, उनके हित में जा रहा है, या कुछ लोगों के जो ऑलरेडी संपन्न है। ये गुणात्मक भेद है दोनों। सर यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी इसमें पोस्ट में भी है, कि ये जो लघु उत्पादक है, हाँ। ये तो अपने जीवन को ज्यादा घिसा के और सारी नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल टाइम के घंटे बढ़ा के ही लिंगर ऑन करता है। ये कोई क्वालिटेटिवली टेक्नोलॉजी और पूंजी का तो डेवलपमेंट नहीं कर सकता। ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे है कि गवर्नमेंट जो है वो शहरों में लगाती है। तो जैसे 3 कृषि आंदोलन आए थे, उसमें मैं प्रभात पटनायक का भी आर्गुमेंट देख रहा था, उससे पहले उसके टाइम पे भी, कि जब तक ये विलेज से, मार्क्सिज्म भी यही मानता है कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन तो साथ साथ जाएंगे, और ये विलेज इकोनॉमी और ये सब तो
प्री कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है, दे शुड बी डिस्ट्रॉयड, और किसान मजदूर बने, शहरों में आए। देखिए, डिस्ट्रॉय करना एक अलग बात है, और नेचुरल कोर्स में वो खत्म होते हैं, ये दूसरी बात है। हम्म। इन दोनों में आपको भेद करना पड़ेगा। जब तक बाजार व्यवस्था चल रही है, जो कि समाजवाद के अंदर भी होगी, उत्पादक शक्तियों का विकास होगा, और लघु उद्योग और बड़े उद्योग के बीच में प्रतिस्पर्धा भी होगी, उसको आप नहीं रोक सकती हैं। वो नेचुरल तरीका है, वो नेचर का प्रोसेस है। यहां जो लघु उद्योग समाप्त होंगे, और जो सर्वहारा की पंक्तियों में धकेल दिए जाते हैं, जिसको कि मार्क्स लेनिन ने कहा है, जब वो सर्वहारा की पंक्तियों में धकेल दिए जाते हैं, तो सर्वहारा का अगर पूरे वर्ग के जीवन स्तर को आप सुधारने की कोशिश करते हैं, तो वो जो लघु उत्पादन में जो जीवन स्तर था, उससे कहीं बेहतर जीवन स्तर उसका यहां पर होगा। आप जानबूझकर लघु उद्योग को समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उत्पादन, जब तक बड़े स्तर का उत्पादन करने की क्षमता नहीं आ जाती है, तब तक लघु उद्योग को आप समाप्त करके क्या करेंगे? तो समाजवादी सरकार अपनी तरफ से लघु उद्योग को खत्म नहीं करेगी। वो नेचुरल प्रोसेस में खत्म होगा, जैसे जैसे बड़े उद्योगों का विकास होगा। सिर्फ ये समझ की बात है, इसमें कोई सजग हस्तक्षेप छोटे लघु उद्योग को खत्म कर देना ये नहीं है। बहुत अरसे तक चलेगा, और उनको समर्थन भी देता रहना पड़ेगा आपको। ये समाजवादी सरकारों को ये करना होगा। ये रूस में भी किया, चीन में भी किया, सभी जगह करना होगा। वो सहज तरीके से जब अ, पूंजीवादी उत्पादन, बुर्जुआ उत्पादन, जब इसका विकास जब हो जाता है, मैं पूंजीवादी उत्पादन कहूंगा, बुर्जुआ नहीं कहूंगा, बुर्जुआ में निजी स्वामित्व आ जाता है। पूंजी उत्पादन व्यवस्था एक प्रक्रिया है उत्पादन की। तो जैसे जैसे पूंजीवादी उत्पादन विकास होगा, लघु उद्योग अपने आप समाप्त हो जाते जाएंगे, लेकिन उस लघु उद्योग समाप्त होने से जो निजी स्वामित्व समाप्त होकर के सर्वहारा बनेगा जो कामगार, उसका जीवन स्तर उस मालिक से, लघु उद्योग के मालिक से कहीं बेहतर होगा। हम्म। क्योंकि सर ये डिबेट चला था कि भाई ये जो मार्क्सिस्ट हैं, या अभी भी फेसबुक पोस्टों पे आता है, एक लेफ्ट आता का है। एक सेक्शन अटैक करता है कि आप ये जो गांव में, खासकर ये वर्कर सोशलिस्ट पार्टी वाले, हाँ। आप ये जो गांव में धनी धन संपत्तिवान किसान जो हैं, उनके समर्थन में रहते हैं, किसान सभाएं वही कर रही थी, थ्री फार्म लॉज का विरोध कर रहे थे आप, वो आती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का भी वो विरोध करते हैं कि स्टेट मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों करेगा, आप तो मजदूर वर्ग के लिए करिए ना। तो ये इन किसानों को आपने रखा हुआ है सब्सिडी पे 50 साल से, कब तक रखोगे? देखिए, ये जो क्रिटिसाइज करते हैं, वो इस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि इसको, व्यवस्था को आपको दो हिस्सों में देखना है। एक उत्पादक शक्तियों का विकास और उत्पादन का विकास। दूसरा, जो अतिरिक्त उत्पादन नहीं, अतिरिक्त उत्पादन, लागत मूल्य नहीं, टोटल, जो सरप्लस, जो अतिरिक्त पैदा हुआ है, उसका बंटवारा कैसे होता है। तो आप जब गांव में लड़ाई लड़ते हैं, तो वहां भी लड़ाई इस बात की होनी चाहिए कि जो अतिरिक्त हो रहा है, उसमें हमें भागीदारी चाहिए। आप नए नए उत्पादन के साधन लाइए, ट्रैक्टर लाइए, सब कुछ लाइए, उत्पादक शक्ति को बढ़ाइए, लेकिन उससे जो फायदा होगा, तो वो जो काम कर रहा है, जो अपने खेत पे काम कर रहा था, उसको अगर आप खत्म करते हैं, तो वो आपके खेत पर काम करेगा, तो उसको उससे ज्यादा वेजेस मिलना चाहिए, क्योंकि उत्पादन आपका ज्यादा बेहतर हुआ है। तो अतिरिक्त मूल्य का उत्पादन भी बेहतर हुआ है, तो उस आप आपको क्यों मिले? वो उस मजदूर को जाना चाहिए जिसका खेत आपने छीन लिया, और जिसको आपने खेत हर मजदूर बना दिया है। ये मेरी बात साफ होती है नहीं? हाँ सर, कि साफ जो हुई है। वर्कर सोशलिस्ट पार्टी वालों का जो आलोचना है, और हमारी आलोचना, कि गांव में कृषि में भी आपको पूंजी लानी होगी, उत्पादन का स्तर बढ़ाना होगा, और उसमें छोटी जोत अगर खत्म होती है, तो उनको आपको रोकना नहीं है। उनको रोक करके आप कुछ हासिल नहीं करते। हाँ,
जो छोटी जोत के मालिक के लिए या कोऑपरेटिव के जरिए या सरकार के जरिए ग्राम सभा के जरिए आप सरकारी क्षेत्र को भी कृषि क्षेत्र में लाइए। अगर निजी संपत्ति निजी क्षेत्र में निजी संपत्ति कृषि व्यवस्था में आकर के कृषि उत्पादन बढ़ाती है, तो बाजार व्यवस्था है तो सरकार क्यों नहीं कर सकती है? अगर पब्लिक सेक्टर यहां पर कर सकता है, इंडस्ट्री में compete कर सकता है, तो वहां भी कर सकता है। वहां सहकारी के जरिए करिए, आप ग्राम सभा के जरिए करिए। लेकिन जब वो कंपटीशन हो तो ग्राम सभा या सहकारी का जो मुनाफा है वो उन लोगों के लिए होना चाहिए जिनकी है, ना कि आप नीतिगत परिवर्तन इस हिसाब से करके उसका फायदा भी उसी बड़े किसान को पहुंच जाए। ये नहीं होना चाहिए। क्लियर है सर। अब सर आते हैं इस पे कि आप जो बोलते हैं कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टियां बनाना ही सैद्धांतिक गलती है, उसी टाइम पे फिर वो माओ वाली बात है कि जो सर्वहारा चेतना है 1917 की क्रांति के बाद वो सारी ज्योग्राफिकल बाउंडेशन तोड़ के वो इंटरनेशनल हो गई है। तो उस व्यू से सर फिर ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं लगता कि इंडिया के अंदर भी तो कम्युनिस्ट पार्टी तो बननी है, यहाँ उसके कार्यभार क्या होंगे, वो वाली सवाल आता है। देखिए, जब हम कहते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री के पार, तो वो एक सहज प्राकृतिक प्रक्रिया है। लेकिन उसमें सजग हस्तक्षेप जब व्यक्तियों का होना है या व्यक्तियों के समूह का होना है, या उसको आप कम्युनिस्ट पार्टी कहते हो उनका होना है, तो वो सजग हस्तक्षेप जो है ना, उसका वैज्ञानिक आधार होना चाहिए। हस्तक्षेप तो किसी भी तरह हो सकता है, बिना समझे भी हो सकता है, गलत दिशा में भी हो सकता है, सही दिशा में भी हो सकता है। तो यहां पर जो चेतना थी, सर्वहारा चेतना, जो मार्क्सवादी चेतना या सैद्धांतिक चेतना, वो ज्योग्राफिकल, तो ऐसा नहीं है कि उस समय इस चेतना नहीं थी। चेतना यहां आ रही थी, लेकिन उससे कहीं अधिक तेजी से ब्रिटेन से जो बुर्जुआ चेतना थी वो कहीं ज्यादा तेजी से पैठ कर रही थी। और अंतर्राष्ट्रीय सिचुएशन में जो लड़ाई थी बुर्जुआ वर्ग की और सर्वहारा वर्ग की, वो चीन में अगर सफल हुई तो किसी और वजह से हुई, क्योंकि वहां चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को उस तरह का मौका नहीं था जहां वहां उसके मजदूर किसान के बीच में बुर्जुआ चेतना घुसपैठ कर पाती। लेकिन हिंदुस्तान में चूंकि अंग्रेजों का शासन था, इसलिए जो विकास यूरोप में हो रहा था और ब्रिटेन में हो रहा था बुर्जुआ चेतना का, बुर्जुआ जनवादी चेतना का, वो यहाँ के उत्पादक शक्तियों को विकसित किए बिना ही वो मध्य वर्ग के बीच में आ गई थी वो चेतना। तो इसलिए वो चेतना कृत्रिम तरीके से उत्पादन संबंधों से आगे आगे चल रही थी, जबकि सहज प्रक्रिया यह है कि उत्पादक शक्तियों के विकास के पीछे पीछे चलती है। पीछे चले। हाँ। तो जो चेतना आप जबरदस्ती, इसका अभी जो मैंने 21 तारीख को लिखा है उसमें मैंने 100 साल पहले का वो कोट किया है, जिसमें ये नेहरू कमेटी की जो रिपोर्ट बनी थी, उस रिपोर्ट में उन्होंने बड़े स्पष्ट तौर से लिखा हुआ था कि ये जो डेमोक्रेसी हम चूज करने हैं, मैं पढ़ता हूं वो, उसमें उन्होंने लिखा है द रियल कॉन्फ्लिक्ट लाइज बिटवीन टू सेट्स ऑफ आइडियाज, द डेमोक्रेटिक एंड द ऑटोक्रेटिक। वी सीक टू एस्टेब्लिश ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द enthusiasm for democracy resolves itself in India into the perpetuation of autocracy, क्योंकि उत्पादक शक्तियों का विकास ही नहीं हुआ था अंडर द हॉलो शेल ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। तो ये जो कृत्रिम तरीके से आपने उत्पादन संबंधों को विकसित करने की कोशिश की, वो अपने आप में संशोधनवाद था। हम्म। तो बुर्जुआ तो है ही संशोधनवादी। ये जो कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी वो भी उसी लाइन पे चल पड़ी थी। यहां मार्क्सवादी चेतना का विकास किए बिना आपने उत्पादन संबंधों में, चाहे वो किसान सभा बना करके हो, चाहे ट्रेड यूनियन बना करके हो, आपने उसको उत्पादक शक्तियों से आगे ले जाने की कोशिश की थी। और इसलिए वो ना तब सफल हुआ था और ना भी सफल हुआ है।
तो ये जो उन्होंने कहा था उस समय आगाह किया था, ए फॉल्स एफिनिटी टू डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड मेथड्स विदाउट इट्स एसेंस इवन मोर अनडिजायरेबल देन नेकेड ऑटोक्रेसी, फॉर इट मिसलीड्स द सुपरफिशियल। आम जनता को मिसगाइड करती है वो, कि आम जनता को वोट के अधिकार के लिए सरकार बनाने का अधिकार मिल गया, जबकि एंगल्स ने कहा था पूंज संपत्ति तो अपने तरीके से और ज्यादा तरीके से, जो उसमें मैंने अपना एंगल से ही शुरू किया था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नो लॉन्गर ऑफिशियली रिकॉग्नाइजेस डिफरेंस ऑफ प्रॉपर्टी, wealth here employs its power indirectly but all the more surely। तो ये जो गलतफहमी आम जनता के बीच में कि आपको वोटिंग राइट हो गया तो आपका शोषण नहीं होगा या आपका अधिकार हो गया, ये अपने आप में बहुत बड़ा मिथ और गलतफहमी है, जो कि बुर्जुआ डेमोक्रेसी इस्तेमाल करती है। और इसको हमारे जो सोकल्ड मार्क्सवादी है, क्योंकि उन्हें मार्क्सवाद की समझ नहीं थी, वो चीजों को मूल से पकड़ना नहीं सीखे थे, इसलिए वो कभी नहीं समझ पाए कि यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो एक तरह से फॉर्स डेमोक्रेसी है। लेकिन उसका काट क्या है, ये उस सिद्धांत में निहित है जिसके लिए मार्क्स ने कहा था सिद्धांत जनता के मन में घर कर लेने पर भौतिक शक्ति में परिवर्तित होता है, और उसको मूल से पकड़ना होगा। लेकिन हमारे मार्क्सवादी मूल से पकड़ा नहीं, ये आजादी झूठी है कहना, नारा लगाना एक अलग बात है, लेकिन ये दर्शाना कि इस आजादी में क्या कमी है, वोटिंग राइट तो मिला है ना, वो तो झूठा नहीं है, वो तो आज भी झूठा नहीं है। आज बिहार में अगर 70% वोटिंग है, ठीक है, बहुत सी हेरा फेरी हुई होगी, बहुत से वोटों की चोरी हुई होगी, सब तरह की चीजें होंगी इलेक्शन, लेकिन आम जनता जागरूक हुई है वोट के प्रति, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, ये पूरे देश में हुआ है। पिछले 70 साल में कम से कम ये चीज अचीव हुई है कि आम आदमी को ये जागरूकता आई है कि हम वोट के जरिए सरकार को बदल सकते हैं। एंड इसमें सर अगेन मार्क्स और एंगल्स का मैंने भी पढ़ा था कि वो बुर्जुआ वर्ग जब इनको मजदूरों को ये राजनीतिक वो देने लगता है अधिकार, तो अनजाने ही उनको उस पाले में खींच लाता है, उस युद्ध में जहां वो निर्णायक युद्ध आगे जाके होना है। पहले हाँ, बुर्जुआ वर्ग ही उस जनता को, वो उसकी जो अनकॉन्शस है उसको कॉन्शस करता है पॉलिटिकल राइट्स का, वोट को उसमें पार्टिसिपेट करके उसको ले, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स देके। लेनिन बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि वैज्ञानिक समाजवाद कामगारों की चेतना में मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी ही लाता है, हम्म। अपने आप नहीं आती है, ट्रेड यूनियन की लड़ाई के जरिए नहीं आती है। उसके जरिए जो आती है वो है, वो वो उसको भी जो शेख चिल्ली समाजवाद या यूटोपियन समाजवाद था, उसको भी निम्न मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी ही लाए थे। क्योंकि ये जो कंसेप्ट है सोशलिज्म का, ये उत्पादक शक्तियों के विकास के बहुत आगे का कदम है, ये उसके पीछे चलने वाले उत्पादन संबंध नहीं है। ये उस चेतना से जिसको प्रज्ञा कहते हैं, इंटेलिजेंस, जो हमें जानवरों से फर्क करती है, जो भविष्य की कल्पना करने की ताकत देती है पुराने अनुभवों के आधार पर, ये समाजवाद की कल्पना उस समय उभरी थी जब सामंतवाद अपने पूरे जोर पर था। और इसी तरह जब बुर्जुआ उत्पादन व्यवस्था अपने पूरे जोर पर है, तब वैज्ञानिक समाजवाद की कल्पना उपजेगी और फिर उसको कामगारों की चेतना में लाया जाएगा। यही जो अस्तित्व और चेतना का जो द्वंद्वात्मक संबंध है, उसको अगर आपने ठीक से समझा है तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि ये कहां से आती है। जिसको जी। मार्क्सिज्म अच्छा के सर बारे में अब कहा यहाँ पे गया है, एक, हाँ। मार्क्सवाद के बारे में कहा गया है, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ब्रिटेन, सोशलिज्म ऑफ फ्रांस and philosophy of Germany. Germany was the most advanced in philosophy with Hegel and Kant. उसके बाद जो मार्क्स ने कहा है क्लासिकल जर्मन दर्शन का अंत, मतलब फिलॉसफी का एंड हो गया। फिलॉसफी जो है ना, विच बेसिकली ह्यूमन साइंस, अब विज्ञान की तरह पढ़ी जाएगी। फिलॉसफी का अंत हो गया, ये कहने का उनका तात्पर्य ये नहीं था कि मनुष्य का विज्ञान खत्म हो गया,
अमूर्त चिंतन के जरिए कल्पना करना और चीजों को समझना, ये शक्ति तो रहेगी और इसका तो विकसित होते रहना है। तो वैज्ञानिक समाजवाद की कल्पना जो है वो उत्पादन का आधार के बहुत आगे की है। जब उत्पादक शक्तियां और उत्पादन इतने ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएगा कि हर एक की जरूरतें पूरी हो जाएंगी, जो कम्युनिज्म का नारा है, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, उसके पहले की स्टेज है ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। लेकिन जब उत्पादन इस स्तर पर पहुंच जाता है कि जिसको जो चीज चाहिए वो मिलेगी, ये उस समय की कल्पना है जो आज कर लेते हैं बुद्धिजीवी, क्योंकि वो जो चिंतन शक्ति है उसके जरिए। तो ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड सर क्वांटिटेटिव है, इमीडिएट है, एंड ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी क्वालिटेटिव है। नेचुरली ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड तो क्वालिटेटिव है। ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क जो सोशलिज्म में है, तो ये तो जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जो जो वेज लेबर आधारित है, मजूरी आधारित व्यवस्था है, वो तो सोशलिज्म में भी चलती है। हम्म। ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, समाज में किसी काम की जो कीमत है वही कीमत दी जाएगी हर मजदूर को। हम्म। लेकिन साम्यवाद में मजदूरी का सेंस खत्म हो जाता है। उत्पादन का स्तर इतना बढ़ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, रोबोटिक्स से, कि 5 मिनट भी कोई आदमी, हम 10 में से किसी एक ने कहा चलो आज कराते हैं काम, इतना उत्पादन कर दिया कि महीने भर के लिए, पूरी शहर के लिए काफी है। और सर साम्यवाद के अंदर जैसे ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स एंड ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटीज का डायलेक्टिक्स क्या है, इसको जरा और अच्छे से समझना है। इसका डायलेक्ट्रिक्स ये है कि जो मनुष्य का और जानवर का जो फर्क है, कि उत्पादन व्यक्तिगत तरीके से करता है, क्योंकि प्रकृति में जो कुछ हासिल हो उसको एज सच इस्तेमाल नहीं करता है इंसान, वो जानवर करते हैं। मनुष्य उसको अपने श्रम और श्रम के साधनों के जरिए परिवर्तन करके इस्तेमाल करता है, और जैसे जैसे वो एक नीड सेटिस्फाई होती जाती है, नई नीड बढ़ती जाती है, तो निरंतर विकास होता रहेगा, असीमित है। जब तक मानव समाज है तब तक ये विकास होता रहेगा। तो ये उत्पादन का जो विकास हो रहा है, ये ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, जिसकी जो है वो जिस क्षेत्र में कर सकता है वो अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। ये उसका व्यक्तिगत कर्तव्य है, ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी। हम्म। लेकिन जब मिलने की बात है वो सामूहिक है, क्योंकि जो भी उत्पादन हुआ है वो सामूहिक है, क्योंकि कोई हम्म। अकेला व्यक्ति उत्पादन नहीं कर रहा है। हम्म। उत्पादन जो है वो हमेशा सामूहिक होगा। हम्म। और एक स्तर के बाद जब उत्पादक शक्ति इतनी बढ़ जाती है, जो पूंजीवाद में होता है, बाजार व्यवस्था में, कि लोगों का इंडिविजुअल श्रम शक्ति मिल करके क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिवली डिफरेंट लेवल की उत्पादक शक्ति बढ़ जाती है, तो उत्पादक शक्ति भी इंडिविजुअल न रह करके वो सामूहिक हो जाती है। तो हम्म। सामूहिक उत्पादन और सामूहिक सरप्लस प्रोड्यूस होना, और फिर उसका बट कंजम्पशन तो इंडिविजुअल होगा, सामूहिक तो होता नहीं है। जी। ये मनुष्य का जो है उत्पादन और कंजम्पशन तो व्यक्तिगत होगा। तो जो सामूहिक रूप से उत्पादन हुआ है उसका जब व्यक्तिगत कंजम्पशन, तो ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, तो फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी का मतलब है सबकी अपनी अपनी श्रम शक्ति और अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से सामूहिक श्रम में परिवर्तन किया जाएगा। उसके बाद सामूहिक स्तर से उत्पादन होगा, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो वो हर एक के काम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होना है, या हर एक की नीड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन है। ये तो बड़ी जी। सहज और प्राकृतिक बात है। इसमें तो जी। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है समझने वाली बात। हम्म। सर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, आपने वो जो आधार वक्तव्य शेयर किया था उसी में से हाँ। सर आप बार बार कहते रहे हैं और आपने इसमें भी कहा है कि लेनिन ने यह समझाया था कि जो कोई भी संसदवाद तथा बुर्जुआ प्रजातंत्र के अनिवार्य आंतरिक अंतर्विरोधों जिनके चलते मतभेदों के समाधान पहले के मुकाबले कहीं अधिक व्यापक हिंसा के कारण और अधिक उग्र होते हैं। तो सर ये जो बुर्जुआ प्रजातंत्र के किन अंतर्विरोधों का बात हो रहा है सर यहाँ पर, और वो अधिक उग्र क्यों होते हैं सर, ये जानना है। देखिए, अगर अधिक उग्र तो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि राजनीतिक चेतना का विस्तार होता है।
लोग अपने वोट का महत्व समझते हैं, तो उसके लिए ये जो छुटपुट लड़ाइयाँ, छोटे छोटे समूह बनते जाते हैं, ये ज्यादा हिंसक होते हैं। इस रूप में हिंसा, जो लड़ाई है वो ज्यादा हिंसक होती जाती है। लेकिन चूंकि उद्देश्य नहीं पता है किसी को भी, हर कोई अपने अपने तरीके से भाग रहा है, इसलिए गुणात्मक परिवर्तन नहीं होता है। गुणात्मक परिवर्तन होने के लिए सैद्धांतिक समझ जरूरी है। तो जो संशोधनवाद है, वो राजनीतिक तौर पे जागरूक करके और हिंसक बनाता है इस संघर्ष को, गुणात्मक परिवर्तन के लिए तैयार नहीं करता है। तो सर ये बात आंतरिक क्लियर, अंतर साफ विरोध फिर कौन कौन है? है। आंतरिक अंतर विरोध कौन कौन है बुर्जुआ प्रजातंत्र में? ये तो आपको हर जगह पहचानना होगा। आंतरिक अंतर्विरोध का सबसे पहला तो यह है कि उत्पादन सामूहिक हो रहा है और व्यक्तिगत उसमें जा रहा है सरप्लस। इसी के आधार पे आपको सब जगह देखना होगा। कृषि में क्या हो रहा, छोटे उद्योगों में क्या हो रहा, ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या हो रहा, बीएचईएल में क्या हो रहा, तो लग्जरी वाली इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा, तो क्रिकेट मैच की इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, सभी कुछ तो इंडस्ट्री हो रहा है आजकल। जी सर। तो वहां आपको ये पहचानना होगा कि कौन श्रम कर रहा है। जैसे आप क्रिकेट का आईपीएल ले लीजिए, तो इसमें श्रमिक कौन है, उत्पाद कौन पैदा कर रहा है, उसको उसको क्रिकेटर क्या सर। वेजेस दिए जा रहे हैं, मुनाफा कौन कमा रहा है, कहां से आ रहा है, ये सारा आप जब उसका मूल से विश्लेषण करेंगे तो समझ आएगा। उसको आप बीएचईएल की फैक्ट्री में जो उत्पादन हो रहा है, उससे उससे तो कंपेयर नहीं कर सकते, वो दोनों भिन्न होंगे। जी सर। क्रिकेट मैच में, आईपीएल में जो फील्ड पे बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, जो खेल रहे हैं, या और जो कमेंट्री कर रहे हैं, जो कुछ है, वो सभी तो उत्पाद और उसके वितरण में लगे हुए हैं। यस सर। लेकिन शाहरुख खान या नीतू अंबानी या और लोग जिन्होंने आईपीएल की टीमें खरीदी हुई हैं, 1 करोड़ में एक प्लेयर, 2 करोड़ में दूसरा, 15 करोड़ में तीसरा, और सब कुछ खर्च करने के बाद 100 करोड़ का मुनाफा आता है, तो वो पूंजीपति है और बुर्जुआ है। अच्छा। पूंजीपति उस श्रेणी में आएंगे जो आईपीएल का सर्कस चलाते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके वो ललित मोदी थे जिन्होंने ये शुरू किया था। तो ये बीसीसीआई के प्रेसिडेंट और ये लोग हैं, ये सब के सब जो है ना, ये पूंजीपति हैं। और जो शाहरुख खान जैसे लोग हैं जिनका इससे कोई सरोकार नहीं है कि टीम कौन है, मैच कहाँ हो रहा, किस स्टेडियम में हो रहा, कहाँ हो रहा, उनके लिए तो सीधा हमारा पैसा लगा हुआ है, हमें रेट ऑफ रिटर्न ये चाहिए। तो अगर किसी प्राइवेट फैक्ट्री में जो स्टॉक में लगाए होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, वो कहते हैं कि हमने तो पैसा लगाया, हमें तो रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, उनको इससे कोई सरोकार नहीं होता कि इंडस्ट्री कैसे चलाई जा रही है। फिर इंडस्ट्री में जो पूंजीपति होता है, जो मजदूरों को इकट्ठा करता है, उनकी मजदूरी देना है, किराए पे मशीनें लेना है या जमीन लेना है, या ये सब चीजें जो करता है, वो पूंजीपति है। उसके पूंजी अपनी खुद की नहीं होती है। पूंजी, संपत्ति जो लगी हुई पूंजी है, वो उन लोगों की होती है जो शेयर होल्डर है। और जो उत्पादन और वितरण व्यवस्था में लगे होते हैं, वो उसके मजदूर हैं। तो इस मूल, इन फंडामेंटल्स के जरिए आपको इस व्यवस्था के हर अंग में पड़ताल करनी होगी, कहाँ क्या उनके बीच में अंतर्विरोध क्या है, उस अंतर्विरोध में कौन आपके साथ खड़ा हुआ। क्या आईपीएल के जो क्रिकेटर है, जो है तो वेज अर्नर, कामगार हैं, लेकिन उनको आपकी अपनी तुलना में या आम का वर्कर की तुलना में कई करोड़ गुना अधिक मिल रहा है, तो वो तो आपके साथ नहीं आएंगे। उनकी चेतना सर्वहारा चेतना तो नहीं होगी। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अंतर्विरोध को कैसे पहचानना है। ये तो अगर आपने मार्क्सवाद को समझा हुआ है, मूल से चीजों को पकड़ना सीख लिया है, उसमें अमूर्त चिंतन सबसे महत्वपूर्ण क्षमता है, तो आपको लेनिन की ये बात समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी सर। सर इसी हम में लेखकों, इसमें मैं ये और जोड़ दूं, हम लेखकों, कवियों, ये मुशायरों के जरिए जो लफाजी करते हैं, इनके जरिए हम क्रांति करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती है।
ये अंतर्विरोध को ना की ना समझी है। क्योंकि वो कहने को तो कामगार है, मजदूर हैं, उनका अपना कुछ नहीं है, वो मजदूरी पा रहे हैं, कभी सम्मेलन में कभी जाता है शाम को मुशायरा पढ़ता है, कभी तब पढ़ता है 10,000 का लिफाफे में लेके चला आ जाता है। वो सरवारा के साथ कैसे खड़ा हो सकता है? उसकी चेतना कैसे सरवारा चेतना हो सकती है? उसके बीच में आप वैज्ञानिक समाजवाद को लाने की कोशिश करोगे तो आप सफल नहीं होगे। सर, इसी के रिगार्डिंग आपने उसी में लिखा है कि वामपंथी पार्टियों ने इन भारत का मूल अंतर्विरोध कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच में पकड़ा है, लेकिन एक्चुअली सिचुएशन ये है कि सामंती उत्पादन और ये कैपिटलिज्म के बीच में मेन अंतर्विरोध है। तो ये इंडियन लेफ्ट पार्टीज का एक फंडामेंटल मिस्टेक था कि वो आइडेंटिफाई किया कि कैपिटलिज्म और इसके बीच में लड़ाई हो रहा है, और आज के लिए भी यही प्रासंगिक है। बिल्कुल, क्योंकि जब कैपिटलिज्म कब होता है? जब उत्पादक शक्तियों के विकास होता है, जब हजारों लाखों मजदूर एक पूंजी के नियंत्रण में उनकी श्रम शक्ति नहीं आती है, तब तक पूंजीवाद नहीं होता है। वो सामंतवाद से बुर्जुआ उत्पादन व्यवस्था है जहां इंडिविजुअल मालिक है। सामंतवादी उत्पादन व्यवस्था में जो कामगार है वो खुद ही मालिक होता है, और बुर्जुआ उत्पादन व्यवस्था में जब आते हैं तो जो बुर्जुआ होता है वो उसका मालिक हो जाता है। उत्पाद जो निकलता है सामंतवादी उत्पादन व्यवस्था में उत्पाद का मालिक श्रमिक अपने आप खुद होता है। हस्तशिल्पी जो होता है वही मालिक होता है, तो उसकी चेतना उस हिसाब से होती है। जब बुर्जुआ उत्पादन व्यवस्था में आते हैं, तब भी अपने औजारों का, अपने श्रम का मालिक तो श्रमिक ही होता है। फर्क सिर्फ पर इतना हो जाता है, वो जो जगह है जहां वो पहले अपने घर पे काम करता था, अब वो बुर्जुआ के वर्कशॉप में या बुर्जुआ के जो उस समय कहा मार्क्स ने जहां इस सब की परिभाषा की है, बूर्जेस बोला था कि जहां पर कामगार आकर के अपना काम करते हैं, और वर्कशॉप जो है ना उसका मालिक जो होता है वो उत्पादन का उसको ट्रांसफर हो जाता है। तो उत्पादन जब हो रहा है तो वो एलिएनेशन नहीं है वर्कर का, क्योंकि वो देख रहा है कि मेरे श्रम का उत्पाद मेरी आंख के सामने है। और सीधी सी है, फिलॉसफी ऑफ राइट से निकल के आता है कि जिसके हाथ श्रम से बना है वही उसका मालिक होगा। लेकिन जब पूंजीपति श्रम आपका खरीद लेता है, तब ये एलिएनेशन हो जाता है, क्योंकि श्रम शक्ति अब श्रमिक के हाथ से निकल गई। तो उत्पाद भी श्रमिक का स्वामित्व नहीं है। के दिमाग में ये आती नहीं चेतना कि ये मेरा उत्पाद है। उसको तो पता ही है इसका, क्योंकि मैं तो अपने श्रम का पैसा ले चुका हूं। तो जो पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था बने बिना सामूहिकता का, सामूहिक चेतना में वैज्ञानिक समाजवाद आना असंभव है। लैंड टू द टिलर का नारा जो दिया है या देती रही है कम्युनिस्ट पार्टियां उस समय भी, और जो लड़ाई आजादी के टाइम भी, वो आपको समाजवाद की तरफ नहीं ले जाएगी। वो व्यक्तिगत चेतना तो उसी तरफ ले जाएगी, निजी स्वामित्व की तरफ। तो आज की तारीख में अगर 80% आबादी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है, तो सर्वहारा चेतना कहां से आ जाएगी? और आप वैज्ञानिक समाजवाद उसकी चेतना में कहां से ले आएंगे? सबसे पहले तो आपको इस बुर्जुआ जनवाद को विकसित करना होगा, ताकि पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था विकसित हो। तभी आप कामगारों की चेतना में वैज्ञानिक समाजवाद ला पाएंगे और अंतिम लड़ाई लड़ पाएंगे। तो जब तक अंतिम लड़ाई नहीं है, तब आप लड़ाई में कूद रहे हो। तो ये क्या है? ये विकास की गति को रोक रही है। जो जनवादी ताकतें हैं और जो पूंजीवाद को विकसित करना चाहती है, आप उनका विरोध कर रहे हो। समाजवाद के नाम पर आप उनका विरोध करके उस विकास की गति को धीमा कर रहे हो, और कुछ नहीं कर रहे। गति तो वही जाएगी। नरेंद्र मोदी बैठा है तब भी क्या उत्पादक शक्ति रुकेगी? नहीं, वो तो बढ़ेगी। जहां सामंतवाद पूरी तरह है वहां क्या रुका? क्या अंग्रेज जब यहां थे तो यहां औद्योगिकरण नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। रेलवे लाइन उन्होंने लगाई, माइनिंग सेक्टर उन्होंने डेवलप किया,
इरिगेशन फैसिलिटीज उन्होंने डेवलप की, तो वो तो होना है, उसके बिना तो हो नहीं सकता। वो तो सामंतवाद में ही विकसित होगा। पर जब तक उस स्तर पर नहीं पहुंचेगा कि पूंजीवाद मतलब सामूहिक श्रम, तब तक सर्वहारा नहीं सामूहिक रूप में आएगा, और तब तक आप अंतिम लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। सर एक और क्वेश्चन ये था, आपने बताया है कि अपने आर्टिकल में और पहले भी कहे हैं कि जो हमारी लेफ्ट पार्टियां हैं उनको चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहिए, तो सर उनको क्या करना चाहिए? उनको जो जनवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं उन ताकतों को पहले मजबूत करना चाहिए, ताकि यहां बुर्जुआ जनवाद सुदृढ़ हो। बुर्जुआ जनवाद की लड़ाई में अगर बुर्जुआ पार्टियां विखंडित रहेंगी, तो फिर तो ऑथोरिटेरियन जैसे बीजेपी आ रही है तो वही आती रहेगी पावर में। अगर आज जो कांग्रेस के अंदर लड़ाई हो रही है, और जो नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि कांग्रेस में अब एक और विघटन होगा, तो उस विघटन में वो अवश्यंभावी है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर होना जरूरी है। कांग्रेस के अंदर से सामंती ताकतों को निकल के भाजपा के साथ जाना जरूरी है। जो बुर्जुआ जनवादी ताकतें हैं वो कांग्रेस के अंदर होंगी, तो जो लेफ्ट पार्टीज हैं उनकी आज जिम्मेवारी है कि इस लड़ाई में वो कांग्रेस में उस धड़े को ताकत दे जो बुर्जुआ जनवादी है। बहुत से लोग सीपीआई से, सीपीएम से निकल के कांग्रेस में गए हैं। ये अपने आप में अच्छी बात भी है, पर इससे बेहतर ये होता कि पूरी की पूरी पार्टी बाहर रह करके कहती कि हम तो राहुल गांधी का समर्थन करेंगे, हमें चुनाव में नहीं जाना है, हम लोगों को जागरूक करेंगे, जब हमारा वक्त आएगा हम चुनाव तब लड़ेंगे। मेरी अपनी सोच ये है कि अगर आपके 5 7 10 मेंबर आप ले भी आए, तो आप क्या है, क्या आप बदल पा रहे हैं? नहीं। इतने बड़े देश में नहीं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सारी शक्ति तो इस पर निर्भर करेगी कि केंद्र की सत्ता किसके हाथ में है, और अगर कांग्रेस के हाथ में है, तो कांग्रेस के अंदर कौन सी ताकतें मजबूत हैं। ये हम 1915 से देख रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जो हिंदू फंडामेंटलिस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आज भी उसी तरीके से। तो उनको कमजोर किए बिना, उनको कांग्रेस से निकाले बिना, और राहुल गांधी कांग्रेस से उनको निकालने की हिम्मत तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि उनको और तरफ से अपना सपोर्ट ना हो। अगर आज की तारीख में सारी लेफ्ट पार्टीज कह दें कि हमें चुनाव लड़ना है, हम राहुल गांधी के कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं, तो आप देखिए कल क्या होता है, पूरा तस्वीर बदल जाएगा। सर अपने आर्टिकल में ये लिखा है कि 1875 से लेके इंडियन सामंतीवादी जो क्लास है, तो वो हाँ, रिलीजियस लाइंस में लोगों को ऑर्गेनाइज करता रहा है। मतलब एक हिंदू महासभा, और ये जो अलीगढ़ में जो है, तो ये क्वेश्चन ये आता है कि ये लोग जो है कास्ट हायरार्की को कैसे ओवरकम करके रिलीजियस इसमें लोगों को एकजुट कर पाए हैं। नहीं, देखिए, कास्ट और रिलीजन में बहुत फर्क नहीं करना चाहिए हमको, क्योंकि ये उस भौतिक सामाजिक चेतना का हिस्सा है जो बहुत अंदर गहरे मन में बैठी होती है। तो जो धार्मिक रूढ़ियां हैं या जातिवादी रूढ़ियां हैं, ये दोनों ही जन्म और मृत्यु से संबंधित हैं। आदमी किसी एक धर्म में ही पैदा होता है, उसी में मरता है। आदमी किसी जाति में पैदा होता है, उसी में मरता है। तो ये जो सोच है, वो चाहे धर्म के आधार पर हो या जाति के आधार पर हो, वो इतने गहरे पूर्वाग्रह है कि उनको अलग करके देखना बुद्धिमानी नहीं है। मार्क्सिस्ट को उनको अलग करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जातियां भी यहां पर उत्पादन आधारित है। हम्म। जो शारीरिक श्रम थे, उसी उन्हीं का जो डिवीजन है, डिवीजन ऑफ लेबर, उसी को जातियों में कन्वर्ट कर दिया गया है इस देश में। इतना ही तो फर्क है। नाई नाई का काम करेगा, मोची मोची का काम करेगा, धोबी धोबी का काम करेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी करेगा। तो धर्म को और जातियों को अलग करना बुद्धिमानी नहीं है। और इसीलिए 1932 में जब गांधी ने अंबेडकर को, मजबूर तो मैं नहीं कहूंगा, अंबेडकर खुद भी मेरे हिसाब से वो साइंटिफिक तरीके से, ना तो वो मार्क्सवादी थे, वो पूरी तरह बुर्जुआ थे, और वो भी व्यक्तिगतवादी थे जैसे और लोग।
बुर्जुआ चेतना का अभिन्न हिस्सा है व्यक्तिवादी होना। तो उन्हें जब तक नजर आ रहा था कि दलितों की अलग से नुमाइंदगी करने का फायदा है उनको, तब तक उन्हें अलग से नुमाइंदगी कर रहे थे। जब अनशन पर बैठे गांधी और उन्हें समझाया उनको साथ लेने के लिए, तो 3 दिन के अंदर उनका पूरा सोच बदल गई। 20 तारीख को गांधी जी अनशन पर बैठे और 23 सितंबर को समझौता हो गया। इतनी हल्की तो नहीं होती है सैद्धांतिक समझ। जिन अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग जो कम्युनल अवार्ड था, उस कम्युनल अवार्ड के पीछे अंबेडकर भी तो हाथ था। अंबेडकर चाहते थे कम्युनल अवार्ड, लेकिन जब गांधी जी बैठे अनशन पर, 20 सितंबर को अनशन पर बैठे और 23 सितंबर को समझौता हो गया, दलितों को फिर वहीं के वहीं लाकर छोड़ दिया जहां से शुरू किया था। और आज भी वही है, दलितों की हालत वही है। कुछ एक संपन्न लोग उसमें से निकल आते हैं रिजर्वेशन के जरिए, बाकी दलितों का क्या हाल है, वो वहीं के वहीं है। हमारा जो आज का सर मेन वेबिनार का जो टॉपिक है, क्या किया जाए। तो सर जैसे कि हम लोग अगर जो लोग हैं जो कि कामगारों के साथ में, विद्यार्थियों के साथ में, या और भी समाज के दूसरे अंगों के साथ में जो लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, तो वो अगर विद्यार्थियों के पास जाए तो मतलब उनके साथ किस तरह की बातचीत किया जाए, क्या करने के लिए उनको प्रेरित किया जाए। किसानों के पास जाया जाए तो उनको क्या करने के लिए बोला जाए सर, और वर्कर के पास आदमी जाए तो क्या करने के लिए बोला जाए। ये प्रश्न देखिए, है सर। अ, हम लोग, मैं या हमारा ये छोटा सा संगठन, ये ना तो हम पूरे देश को बदल सकते हैं, ना देश में समाजवाद ला सकते हैं, और ना हर एक के पास जा सकते हैं। सोसाइटी फॉर साइंस ने ये समझा कि सिद्धांत की समझ नहीं है। तो हम लोगों का प्रयास इतने सालों से हम यही कर रहे हैं कि मार्क्सवाद की सही सही समझ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो विद्यार्थी हैं, जो मजदूर हैं, कामगार हैं, जो राजनीति में जो जहां हैं, हमारा उनसे सिर्फ यही निवेदन है कि आप जो कर रहे हैं वो करिए, उसमें तो हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। हम तो सिर्फ सिद्धांत की बात कर रहे हैं कि मार्क्सवाद की सही समझ, जिसके आधार पर आप शेख चिल्ली समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद का अंतर समझ सकते हैं, या क्रांति क्या है उसका, औद्योगिक क्रांति को राजनीतिक क्रांति से किस तरीके से अलग समझा जाए, या इस देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के अंतर्विरोध हैं उनको कैसे समझा जाए। ये तो जो जहां है वहां है, उस हिसाब से करना होगा। हम तो सिर्फ एक ही बात समझा रहे हैं, समझा सकते हैं कि आप इस मंच पर आइए, विमर्श कीजिए, ताकि मार्क्सवाद की सही समझ लोगों के बीच में फैले। तो इसके अलावा तो हम और कुछ सजेस्ट कर नहीं सकते कि क्या किया जाए। हाँ, अपने तरीके से विश्लेषण में हमने जो कहा है कि क्या किया जाए, तो हमारा सीधा सा है कि सामूहिक रूप से जो इस पूरे सिद्धांत की विकास प्रक्रिया में जो व्यवधान है, वो इसलिए है कि 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी बना दी गई बिना किसी सैद्धांतिक समझ के। तो जो लोग उस कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से आज भी उसी समझ पर आगे चलते चले आ रहे हैं, हमारा सिर्फ उन्हीं को हो सकता है और उन्हीं को हम मुखातिब हैं कि भाई, आपके लिए करने का हमारे हिसाब से ये है कि आप सैद्धांतिक समझ विकसित कीजिए, और इस समय बुर्जुआ जनवाद को सशक्त करने के लिए आप कांग्रेस के अंदर बुर्जुआ जनवादी ताकतों को ताकत दीजिए, और अपने चुनाव लड़ने को फिलहाल छोड़ दीजिए, जैसा कि एंगल्स ने भी समझाया। सर चुनाव लड़ना तो चलिए एक हद तक ठीक है। तो सर ये जो समाज के जो अलग अलग अंग के लोग हैं, अपनी मांगों को लेकर के जो प्रदर्शन वगैरह करते हैं, जैसे कि सर किसान ने पिछले 2-3 साल में काफी बार प्रदर्शन किया, ये पूंजी कॉर्पोरेटाइजेशन को लेकर के। तो सर उसमें उनका लेफ्ट पार्टियों का क्या रोल होना चाहिए किसानों के साथ में, कि उनका मतलब पूंजीवादीकरण होने देना चाहिए या एज इट इज। देखिए, लेफ्ट को आपको दो हिस्सों में लेके चलना होगा। एक पार्टी और एक मास मूवमेंट। जो लोग पार्टी में हैं उन्हें मास मूवमेंट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मास मूवमेंट में सामूहिक चेतना भिन्न होती है और पॉलिटिकल पार्टी के बीच अंदर सामूहिक चेतना भिन्न होती है।
दोनों के उद्देश्य अलग होते हैं। जब आप आंदोलन में हैं तो आपकी लड़ाई आर्थिक लड़ाई होती है कि जीवन स्तर सुधार के लिए जो अतिरिक्त पैदा हो रहा है उसके बीच बंटवारे की लड़ाई में आप आंदोलन कर रहे होते हैं मुख्यतः। आप राजनीतिक परिवर्तन नहीं कर सकते आंदोलन के जरिए। राजनीतिक परिवर्तन तो पार्टी के जरिए ही होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के जरिए। तो पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं उनकी व्यक्तिगत और सामूहिक चेतना पूरी तरह वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित हो, इसके लिए जरूरी है वो कि उसी सीमित वातावरण में आए जहां सिद्धांतिक समझ विकसित करने के मौके हैं। चाहे वो हमारे जैसे मंच हो जहां विचार विमर्श कर रहे हैं, या उनके अपने आपसी स्टडी सर्कल्स हैं, या और भी हैं। पार्टी को सीधे सीधे आंदोलन में नहीं होना चाहिए और आंदोलनकर्ता को सीधे सीधे पार्टी में नहीं होना चाहिए। सिर्फ जागरूक लोगों की जिम्मेवारी होनी चाहिए जो दोनों के बीच में सामंजस्य रख सके। क्योंकि अस्तित्व चेतना का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है कि आप जिस वातावरण में काम कर रहे होंगे आपकी चेतना उस हिसाब से विकसित होगी। आम आदमी के लिए उसको रोक पाना असंभव है। इसलिए जरूरी है कि आप उस वातावरण से दूर रहें जिसमें आपकी सामूहिक चेतना उस दिशा में चली जाए जो आपके मुख्य उद्देश्य से भटका दे। सर वो तो ठीक है, पार्टी और लेफ्ट को क्या मतलब इंडिविजुअल जो पार्टी में है उनको क्या सेफ गार्ड रखना है। लेकिन दुर्गेश जी का क्वेश्चन ये है कि जो कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर में भी जो ये हो जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन टाइप का, तो उसको ऐसे पॉलिसी सपोर्ट करना चाहिए, या उसका जो विरोध करता है जो किसान उनके साथ खड़ा होना चाहिए, मतलब उनको सपोर्ट देना चाहिए, वो है। देखिए, इन प्रिंसिपल आपको उन सभी जगहों पर समर्थन करना चाहिए पूंजी निवेश का जहां उत्पादक शक्तियों का विकास हो, नई टेक्नोलॉजी के जरिए, नए तौर तरीकों के जरिए, नए साइंस के जरिए, नए बीजों के जरिए। जहां कहीं भी उन्नत होने का चांस है वहां आपको समर्थन करना चाहिए। जब उससे जो अतिरिक्त पैदा हो रहा है उसके बंटवारे का सवाल है तो लड़ाई आपको बंटवारे की लड़नी चाहिए, ना कि आप उन शक्तियों को जो उत्पादक शक्तियों को बढ़ाते हैं उनका विरोध करना चाहिए। जैसे पिछले दिनों था कि भाई अडानी ने बहुत जगह गोदाम बना लिए हैं और फसल वो खरीद लेगा। तो फसल के लिए उन्नत बीज देना, वहां अच्छे अच्छे उन्नत किस्म के ट्रैक्टर लाना, बीज लाना, फर्टिलाइजर लाना, यहां तक तो अडानी का समर्थन करना चाहिए। लेकिन अगर अडानी का उद्देश्य इस उसमें है कि वो सस्ते दामों पर खरीद करके अपने गोदामों में भर करके फिर आम जनता को महंगे दामों में बेच करके ज्यादा मुनाफा कमाएगा, तो आपको उसका विरोध करना चाहिए। उत्पादक शक्तियों का विकास होने दीजिए, लेकिन जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस है आप उसका समर्थन कीजिए। अ- अडानी को भी अगर खरीद के रखना चाहता है तो ज्यादा, क्योंकि सारे अतिरिक्त उत्पादन का जैसे मैंने समझाया आम लोग समझते नहीं है। अतिरिक्त मूल्य क्या है? अतिरिक्त मूल्य जो अंतिम उपभोक्ता है वो समतुल्य मूल्य और सापेक्ष मूल्य का अंतर है। अब इस अंतर का बंटवारा किस स्टेज पे कहाँ किस हिसाब से होता है, तो किसान के स्टेज पे तो बिल्कुल 5% दे दिया और 95% अडानी के गोदाम में चला गया, तो आपको इसका विरोध करना है। तो ये समझ के विरोध करना है कि जो अतिरिक्त है वो कहाँ जा रहा है। लेकिन उत्पादक शक्ति का विकास रोकेंगे आप तो फिर तो वो तो प्रतिगामी कदम होगा। इसमें मैं ऐड ऑन करते हुए एक ये एस्पेक्ट लाना चाह रहा हूँ कि जब सीपीआई बनी, उसमें फिर सीपीआई के जब जनरल सेक्रेटरी पीसी जोशी बने, और स्पेशली 47 तक आते आते पीसी जोशी ने नेशनल फ्रंट का स्लोगन दिया था, एंड ही वाज इन प्रिंसिपल यूनिटी विद कांग्रेस। और वहां पर डांगे का था यूनिटी एंड स्ट्रगल विद कांग्रेस, कि हम इसकी जो प्रोग्रेसिव स्टेप्स हैं वी विल सपोर्ट देम, एंड जो रिग्रेसिव स्टेप्स होंगे उनको हम अपोज करेंगे। रेस्ट ऑफ द पार्टी का फिर वो जो 64 में जो डिवीजन हुआ है जिस बेस पे, उनका ये था कि भाई ये तो
कांग्रेस या नेहरू ये तो एंटी सोशलिस्ट ही है। यहाँ तो बुर्जुआ सोशलिज्म की फाइट होनी है, कम्युनिज्म की फाइट होनी है। तो नेशनल फ्रंट था पीसी जोशी का भी, वो सारा का सारा एस्पेक्ट है। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी मिड 30s में, उसको चलाने में पीसी जोशी का रोल था। वो तो यंग थे काफी, भगत सिंह की तरह 28 ईयर ओल्ड ही थे जब वो सीपीआई में आ गए थे, लगभग उस एज में एमए करके इलाहाबाद से कायदिया बनारस से। तो वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का होना और एक कम्युनिस्ट पार्टी भी होना, दोनों काम करते थे कांग्रेस में साथ में, कम्युनिस्ट एंड बुर्जुआ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो थी वही था कॉम्बिनेशन तो। लेकिन 51 में कम्युनिस्ट पार्टी तो चुनाव लड़ी कांग्रेस के ओपोजिशन में जाके। और संघ तो कोई चुनाव भी नहीं लड़ा, एक जनसंघ ही था उनका, उनका कुछ वो भी नहीं था, लंबे टाइम तक नहीं रहा। तो यहाँ पर इंडिया में ये एक फेज है जो सीपीआई सीपीएम और एमएल में था, जो इसको आप कैसे देखते हो? देखिए, पीसी जोशी हों या डांगे हों, जो भी हों, हमारे यहाँ पूरा कम्युनिस्ट आंदोलन जो है वो मार्क्सवाद की समझ के आधार पर न होकर के पूरी तरह ट्रेड यूनियनिज्म पर आधारित था। तो हम्म। सारी की सारी जो डेवलपमेंट थी पार्टी की, किसी भी स्टेज पे आप चाहे यूनाइटेड फ्रंट का, ज्वाइंट फ्रंट का दें, कभी नेहरू का समर्थन, कभी नेहरू का अपोजिशन, कभी वर्ल्ड वार शुरू होने पर अंग्रेजों का विरोध, फिर अंग्रेजों के साथ शामिल हो जाना, ये सारी चीज इससे उपजती थी कि जो लेनिन ने कहा है कि अंतर्विरोध को ठीक से नहीं समझना, वो अंतर्विरोध को कभी समझ ही नहीं पाए कि यहां पर जो कांग्रेस है वो ब्रिटेन की बुर्जुआ डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस के हिसाब से उत्पादक शक्तियों से 4 कदम आगे चल रही है। आप उसके साथ खड़े हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप उसका विरोध करने लगते हैं तो आप खड़े होने के बाद जो आपने थोड़ा बहुत भी हासिल कर सकते थे क्रेडिबिलिटी, वो खत्म हो जाती है। तो हर बार ऐसा ही हुआ, जब आप कांग्रेस के साथ खड़े हो गए तो ठीक है, जब कांग्रेस का अपोजिशन, उन्होंने पिटाई कर दी आप। तो क्या हासिल किया 100 साल में? कुछ हासिल इसीलिए नहीं हुआ कि ये जो हिकअप्स के साथ में था, कभी कांग्रेस के साथ कभी खिलाफ, ये दर्शाता है कि मार्क्सवाद की सैद्धांतिक समझ की कमी थी। हम्म। उत्पादक शक्तियों का विकास और सामूहिक चेतना के विकास में वर्षों लगते हैं। अभी आजकल में एक कोई WSP वाले ने एक कमेंट किया था कि उत्पादन संबंधों को बदल देना, समाजवाद का मतलब है उत्पादन संबंध। उत्पादन संबंध रातों रात थोड़ी बदलते हैं, दशक लगते हैं उसमें। उत्पादक शक्तियों के हिसाब से बदलते हैं, मानसिकता के हिसाब से, चेतना के हिसाब से बदलते हैं। आप जो कुछ कर सकते हैं वो सिर्फ राजसत्ता को हथिया सकते हैं, आप अपनी नीतियां लागू कर सकते हैं कि अतिरिक्त मूल्य का बंटवारा कैसे होगा, उसमें तो आप हस्तक्षेप कर सकते हैं। लेकिन जो चेतना है, सामाजिक चेतना है, भौतिक सामाजिक चेतना या वैचारिक सामाजिक चेतना, वो रातों रात थोड़ी बदल देंगे। उन्होंने कहा क्रांति करके हम बदल देंगे उत्पादन संबंधों को। ये जो समझ है, ये नासमझी गैर मार्क्सवादी समझ से ही तो आती है। जिनको मार्क्सवाद की समझ है वो तो चेतना से को बड़ा सीधे समझ लेंगे कि अस्तित्व के जरिए ही आप चेतना को बदल पाएंगे, और उसमें दशकों लगेंगे। तो ये जो पीसी जोशी की लाइन हो, डांगे की लाइन हो, बदलते रहना, उसमें भी कोई गुणात्मक बदलाव नहीं था दोनों में। हम्म। हम नेतृत्व में भी रहेंगे, हम चाहते हैं कि हम इस देश का नेतृत्व हमारे पास हो, लाल झंडे के पास हो, कम्युनिस्ट पार्टी आ जाए, माओ से तो लेने की तरह हमें भी, हमारी भी पहचान मिल जाए। ये इस उद्देश्य से थी पार्टी। पार्टी के नेतृत्व का उद्देश्य पार्टी कोई कम्युनिज्म की समझ या सिद्धांत की समझ विकसित करना नहीं था। हम्म। उनका भी तो वही व्यक्तिवादी समझ थी जो बुर्जुआ चेतना थी, उसी हिसाब से थी, चाहे वो कांग्रेस में रहे हो चाहे कांग्रेस के बाहर रहे हो। ठीक है सर, ये तो ठीक है आपका कि वो मूलभूत कॉन्ट्राडिक्शंस की तो सैद्धांतिक समझ तो नहीं दिखती है पीसी जोशी या डांगे में भी। यस, करेक्ट है सर। ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है सारी की सारी माइनॉरिटीज के लिए, उसमें जूस भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सिख भी हैं,
और मुस्लिम और दलित भी हैं। लेकिन जो एक्सेप्ट हुआ और जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की प्रेजेंट फॉर्म है वो है रिजर्वेशन, कि इतनी कंस्टिट्यूएंसी रिजर्व है दलित के लिए और उसमें वोट सब डालेंगे। अब जैसे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जब राहुल गांधी को दिख रहा है कि भाई मुश्किल हो रही है कि भाई अपर कास्ट सारा वोट बीजेपी के साथ चला गया है, बैठ गया है, तो वो एक ओबीसी की भी बात कर रहा है पूरी। कह रहा है 10% के पास, बिहार में भी बोला भी उसने, 10% के पास सारा का सारा स्टेट है। और इंडियन ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी या स्टेट का ये क्रिटिसिज्म होता भी है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन है, कि पावर जो है बेसिकली ब्राह्मण क्लास के पास है। और ओबीसी की अब बात आ रही है, तो इसको हम एज मार्क्सिस्ट कैसे देखेंगे इस सवाल को? सेपरेट इलेक्टोरेट जो होगा दलितों के लिए भी गिन लेते हैं उसमें, या वो ओबीसी की डिमांड आ गई उसको भी, या फिर ये प्रेजेंट में रिजर्वेशन वाला सिस्टम इसको? देखिए, जिस समय हम सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे थे, मुख्य रूप हम्म। से मुस्लिम और हिंदुओं के लिए था, क्योंकि इनकी आबादी मिलाकर के 95% से ऊपर होती थी। बाकी तो सब नेम सेक के लिए था। हम्म। तो वो तो खत्म हो चुका है। जब आप सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करें, इतिहास में आप पीछे नहीं जा सकते आज की नहीं जा तारीख सकते। में। अच्छा, रिजर्वेशन का सवाल है और ये सब है। आपको एक चीज समझनी होगी, राहुल गांधी हो या कोई भी हो, जब वो पार्टी में होते हैं, समूह में होते हैं, तो वो सामूहिक चेतना के अंतर अधीन होते हैं। जिसको मैंने अपने कई लेखों में रोड रिवर्सल कहा है कि पूंजीपति बुर्जुआ मालिक होता है धन संपत्ति का, लेकिन पूंजीपति गुलाम होता है पूंजी का। रोल रिवर्सल हो जाता है। तो इसी तरह पार्टी में राहुल गांधी जो कुछ बात करते हैं वो उनकी अपनी निजी राय नहीं हो सकती है, न वो कर सकते हैं। उन्हें अगर नेतृत्व में रहना है तो उन्हें कांग्रेस के अंदर के दोनों दोनों धड़ों के बीच में समन्वय स्थापित करके चलना पड़ेगा, नहीं तो निकाल बाहर कर दिए जाएंगे। तो ये जो कांग्रेस के बाहर है, जो मार्क्सवादी हैं, उनको ये समझना चाहिए कि कांग्रेस के अंदर बुर्जुआ जनवादी ताकतों को कैसे बढ़ावा मिले। उस हिसाब से अगर आप राहुल गांधी का समर्थन करेंगे तो राहुल गांधी फिर बुर्जुआ जनवादी ताकतों के हिसाब से पदयात्रा करके वो अपनी व्यक्तिगत इमेज तो बना लेंगे जनता के बीच में, लेकिन जब पार्टी का सवाल आएगा तो पार्टी के हिसाब से चलना पड़ेगा। ना वो अल्लाह वारू को आगे चुनाव हारने के बाद आप अलग कर रहे हैं, उसका क्या फायदा है? गहलोत को आप अलग कर रहे हो या हुड्डा को अलग कर रहे हो, मजबूरी में कर रहे हो, राव वीरेंद्र सिंह को ले आ रहे हो, क्या कुछ नहीं हो रहा है? सब कुछ तो वही हो रहा है। शशि थरूर जैसों को नहीं निकाल पा रहे, क्यों नहीं निकाल पा रहे? सब कुछ वही है। ये निर्भर करेगा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कंट्राडिक्शन है, इनर कंट्राडिक्शन, उसको आप बाहर से कैसे समर्थन दे सकते हो ताकि वो सही दिशा में जाए। मेरा अपना विश्लेषण ये है। जी सर। आपको अपनी बात का जवाब मिला मजिंदर? नहीं? हाँ सर, मिला मिला। हाँ सर, और इसी में देखिए दूसरी साइड में, जैसे कोई एक टाइम पे वो था गांधी नेहरू, बोथ अंडरस्टूड ईच अदर, कि नेहरू रिप्रेजेंटेड बुर्जुआ डेमोक्रेटिक एंड गांधी रिप्रेजेंटेड फ्यूडल एंड रिलीजियस एलिमेंट। तो अभी जो मोदी और आरएसएस है वो भी यही कर रहा है। कहीं ना कहीं मोदी बुर्जुआ को अपने उसमें रख रहा है, तामझाम में, डेमोक्रेसी के अंदर मैं सब चला रहा हूँ, और संघ रखा हुआ है रिलीजन में और उसके आवरण में हिंदू और हिंदुत्व के हिसाब से। ठीक ठीक तो ठीक चल रहा समझ है। दोनों यही रहे हैं, यही कर रहे हैं। बिल्कुल समझ, ठीक समझ है। और उसी अनुसार देखें सर, तो जैसे एक पहले आर्गुमेंट आता था कि जब इंडिया आजाद हुआ, जो वेस्टर्न्स का था, कि इंडिया में डेमोक्रेसी विल नॉट सर्वाइव, कि भाई ये दे तो दी गई है और कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है बट ये सरवाइव नहीं करेगी, कि ये बड़ा वेस्टर्न क्रिटिक होता था। और जब 14 से 25 तक देखते हैं तो कई बार लगता है, ये जो अब आप बात कह रहे हो सर, इसकी गहनता समझ में आती है कि जिस कांग्रेस का विरोध करने कम्युनिस्ट पार्टी निकली 50s में,
वो उस वक्त की सामाजिक जो भौतिक परिस्थितियां उससे बहुत आगे की चेतना के साथ थी। तो इसलिए अब ये कॉन्स्टिट्यूशन का स्केलेटन और ये सब हवा में एक मायने में इसलिए भी नजर आता है कि जनता तो वही थी ना आपकी, उसकी तो मटेरियल सोशल कॉन्शसनेस फ्यूडल है। 1990 1919 के बाद और 1928 में, क्योंकि 1919 में ये शुरू हो गया था कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड और ये सब में, और बुर्जुआ पार्टी और रिलीजियस पार्टी किस तरफ ले जाएगी देश को। और 1920 1925 के बाद तो पूरी तरह साफ हो गया था। तो जब 1928 में रिपोर्ट तैयार की, नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू ने, उसमें ये डिस्कशन साफ तौर से समझ आ जाता है कि जितनी साउथ की पार्टियां थीं वो फेडरल स्ट्रक्चर चाहती थी, और वो इस बात पे भी सहमत थी कि मुसलमानों को अलग से दिया जाए इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन जो कांग्रेस के अंदर फंडामेंटलिस्ट थे, क्योंकि कांग्रेस के यहाँ सबसे बड़ी चीज तो थी ड्यूअल मेंबरशिप परमिटेड थी, जो किसी और में नहीं थी, जिसके ऊपर जनता पार्टी भी टूटी थी और जनसंघ खत्म हुई थी। ड्यूअल मेंबरशिप, कि भाई हम कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन आइडियोलॉजिकल तो आप इन्फ्लुएंस करेंगे, माइंड थोड़ी अलग हो जाता है। तो उस समय जो हिंदू महासभा थी और जो आरएसएस थी, वो उनके लोग कांग्रेस के मेंबर रह सकते थे, मुस्लिम लीग के नहीं रह सकते थे। मुसलमान जो थे वो कांग्रेस के होंगे या कांग्रेस से बाहर हो, लेकिन हिंदुओं के लिए ऊपर ये लागू नहीं। हिंदू कांग्रेस में भी रह सकते हैं और शाखा में भी जा सकता है। और आरएसएस आरएसएस में बैन तो लगा था गांधी की डेथ के बाद, और फिर हटा लिया गया था। तो कांग्रेस के अंदर कोई कमी थोड़ी है फंडामेंटलिस्ट की। तो ये तो तभी से शुरू हो गया था, उसी समय से ये चीज क्लियर थी कि देश को जनवाद के नाम पर सिर्फ एक तरह से जनता को गुमराह करने के लिए, जो कि 1928 की रिपोर्ट में अभी जो मैंने पढ़ा, बड़ा क्लियर लिखा है उसमें कि ये डेमोक्रेसी जनता को गुमराह करेगी। वही हो रहा है आज भी। जनता धार्मिक और कट्टरता के नाम पे चाहे कुछ कर लीजिए आप, वो वोट नरेंद्र मोदी को दे आती है, क्योंकि वो तो अवतार है, वो भगवान है। तो इसका जो भी है, सबके अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन मेरी राय यहाँ एसएफएस के मंच पर बैठकर यही है कि मार्क्सवाद की सही समझ जब वामपंथियों के दिमाग में बैठेगी, तभी इस देश में गुणात्मक परिवर्तन होगा। तभी जो इनर कंट्राडिक्शन है इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी का, उसमें ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि कौन सामंतवादी और अधिनायकवादी ताकतों के साथ है और कौन बुर्जुआ जनवादियों के साथ है। उसी के बाद समाजवाद का अगला पड़ाव आएगा, उससे पहले नहीं आएगा।